वन टू थ्री। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश में रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब भी कभी विपक्ष में रहता है तो उसको दो चीज़ों का हमेशा याद आती है कि मैं जब आऊँगा शासन में तो युवाओं के लिए रोजगार लाऊंगा, युवाओं की शिक्षा पे काम करूंगा और देश से महंगाई को खत्म करके अपने आर्थिक विकास को एक नई पटरी पे ले जाऊंगा। लेकिन आज के डेट में यदि देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी अगर समस्या निकल के सामने आई है तो वो है युवाओं की शिक्षा की व्यवस्था। युवाओं की शिक्षा की व्यवस्था करें तो हाल ही में कई सारे एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें आप, उन सभी जगहों पे पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अगर मामला देखा जाए तो नीट का पेपर अगर देखें तो देश भर में जो हमारे एमबीबीएस आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं, उनके लिए कराया जाता है और ये पेपर कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को खो दिया है। नीट का पेपर सरकार द्वारा जो संस्था बनाई गई है एनटीए, उसके द्वारा कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहीं ना कहीं आज के डेट में एक नेशनल ट्रॉमा एजेंसी के तौर पे देखी जा रही है। नेशनल ट्रॉमा एजेंसी इसलिए कि ये नीट का पेपर लीक होने की वजह से कई सारे बच्चे अपनी जान गंवा दिए हैं और ये एक ऐसा मामला सामने निकल के आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनटीए का थू थू हो रहा है, साथ में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है या फिर शिक्षा मंत्रालय का कहें उनका भी बहुत ज़्यादा थू थू हो रहा है। और इसको लेकर के एनटीए ने संज्ञान लिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर फाइनली निकल के आया है कि हाँ, नीट का पेपर हम 21 जून को करा रहे हैं। लेकिन एक मामला सबसे ज़्यादा बेहद संवेदनशील अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीएससी दुनिया का अगर माना जाए तो सबसे टफेस्ट एग्जाम कराती है। हालांकि चाइना और कुछ कंट्री हैं जो टफेस्ट एग्जाम कराते हैं, लेकिन यूपीएससी भी किसी मामले में कम नहीं है, वो भी एक टफेस्ट एग्जाम कराता है। और उस टफेस्ट एग्जाम को आज तक लीक नहीं हुआ है पेपर, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ एकदम बेदाग है, लेकिन हाँ इसकी जो गरिमा है आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक बनी हुई है। इस पर कभी ऐसा आंच नहीं आया है कि देश भर में एक तनाव का माहौल बना हुआ हो। तो आज इसी बीच पे हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी क्या है, अपनी गरिमा को किस हिसाब से बनाए हुए है और एनटीए अपनी गरिमा कहाँ खो रहा है। और एनटीए के साथ साथ देश में जितनी भी हमारी जो एग्जाम की संस्थाएं हैं वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि उनका पेपर लीक हो रहा है और यूपीएससी का पेपर नहीं लीक हो रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है नवीन सिंह और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज अपने बात में देखते हैं कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता, बल्कि एनटीए की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसको एक 2018 में देखा जाए तो एक नई संस्था के तौर पे बनाया गया था, चूंकि जो कि देश भर में कई सारे एग्जाम को यह हैंडल करेगा। देश में कई सारे एग्जाम, मतलब कि सीबीएसई द्वारा जो एग्जाम कराए जाएंगे उसके बारे में देखेगा। तो एनटीए और इसमें अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एनटीए और यूपीएससी में एक सबसे बड़ा जो मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि यूपीएससी की जैसे गरिमापूर्ण एग्जाम आज तक कोई नहीं करा पा रहा है। एनटीए को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप यूपीएससी की परीक्षाओं से क्यों नहीं सीख रहे हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम करा रहा है जो कभी लीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो एग्जाम करा रहे हैं लगातार लीक पे लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, या फिर लीक नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे गड़बड़ियां आ जा रही हैं, उसमें एक व्यवस्था की कमियां हैं, मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं। तो उसको किस हिसाब से मैनेज किया जाना चाहिए, उसको यूपीएससी से सीखना चाहिए। अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है और इसी पे ये पूरा का पूरा हमारा मामला है। यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा मामला क्या देखा जाए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एकदम बेदाग है, इस पर कभी कोई मामला नहीं आया है, लगातार इसके ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन हाँ, सिद्ध आरोप के तौर पर अगर देखा जाए, तो 1991 में यूपीएससी का पेपर लीक का मामला आया था, जो कि वर्तमान झारखंड और रांची में स्थित है। वहाँ पे पेपर को जो प्रिंटिंग हो रही थी, वहाँ से ही पेपर लीक के कुछ मामले सामने आए थे और उसको यूपीएससी ने तुरंत संज्ञान में लिया, पेपर को कैंसिल किया और री एग्जाम करा करके अपनी गरिमा को पुनः बनाया। लेकिन अगर आज के डेट में एनटीए को देखा जाए तो एनटीए में क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। उसके बाद तो फिर एक बयान आ रहा है कि हाँ ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे। फिर लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सीबीएसई के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला हो रहा है। उसके बाद डिसाइड किया जा रहा है कि हाँ कुछ न कुछ कमियां हुई हैं, हम इसको दूर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी की एक अपनी एक अलग छवि बना ली कि हाँ, अगर हमारे पास में कोई लीक की घटना आ रही है तो हम उसको तुरंत रीचेक करेंगे और परीक्षा को तत्काल प्रभाव से कैंसिल करेंगे और री एग्जाम कराएंगे। ऐसा अगर देखा जाए तो कोई भी संस्था
भारत जैसे देश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस हिसाब से तत्काल कार्रवाई करती हो। चाहे अभी तत्काल में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के जो लेखपाल का एग्जाम कराया गया था, या फिर वहाँ पे यूपीएसआई का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कराया गया, या फिर कई सारे एग्जाम में बिहार में देखा जाए तो एईडीओ का एग्जाम कराया गया, या फिर राजस्थान में देखा जाए, हिमाचल में देखा जाए, उत्तराखंड में देखा जाए, कई जगह ऐसे एग्जाम कराए जा रहे हैं। बच्चे लगातार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। इवन जिनको एक कोचिंग माफिया का दर्जा दिया गया है कि कोचिंग माफिया इन्वॉल्व है, वही कहीं ना कहीं एक शिक्षक, कोचिंग वर्ग के जो शिक्षक हैं, वो बच्चे के साथ सड़क पे उतरते हैं, धरना करते हैं। उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेती है, री एग्जाम की बात नहीं करती, पेपर कैंसिल की बात नहीं करती, बस संज्ञान लेती है कि हाँ हम इस चीज़ को देखेंगे, फिर मामला क्या है उसकी बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे सरकार एकदम नदारद रही है, कोई भी कार्य नहीं किया है। हाँ ठीक है, पेपर हमारा सही रहा है, आप लोग सड़क पे उतरे हैं, घर जाइए, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे यूपीएससी से सीखने लायक ये सबसे बड़ा कदम है कि अगर हमारे पास में कोई भी चीज़ आ रही है तो हमें तुरंत उस पर कार्रवाई करनी होगी और उसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाना है। यूपीएससी के लिए सबसे बड़ा मामला अगर देखा जाए तो यूपीएससी में और एनटीए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एनटीए क्यों पेपर लीक को नहीं देख पा रहा है। एनटीए को अगर देखा जाए तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, एनटीए का इस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ है। मतलब कि ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत है, एक मान सकते हैं कि एनजीओ टाइप का है। एनटीए एक एनजीओ टाइप का है। और प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं अगर विपक्ष का देखा जाए या फिर और अदर पार्टियों का देखा जाए तो उनका मानना है कि ये एनटीए एक पर्सनल एनजीओ की तरह कार्य कर रहा है, कि जिसको एक सत्ता पक्ष उसको भुना रहा है। सत्ता पक्ष जो जो चीज़ें कह रहा है उसी हिसाब से ये एक पर्सनल एनजीओ काम कर रहा है। और कहीं कहीं क्रेडिबिलिटी पे ये धक्का लगना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर उठ रहे हैं और कोई काम कर नहीं रहा है। और वहीं पे अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसकी कोई भी जवाबदेहिता सीधे सीधे संसद की होती है। इसमें एक छोटा सा अगर कोई भी मामला दिक्कत देता है, चाहे वो पेपर लीक की मामला हो, चाहे इवन क्वेश्चन भी गलत होता है, तो यूपीएससी उसको संसद में उसको जवाबदेहिता रहती है कि हम इसको बताएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत क्यों बनाया, मैंने इसका आंसर गलत क्यों दिया। ये एक जवाबदेहिता तय की जाती है यूपीएससी के, लेकिन इसकी कोई जवाबदेहिता नहीं है, एनटीए की जवाबदेहिता नहीं है। और ये जवाबदेहिता न होने के कारण ही एनटीए कहीं ना कहीं एक बिना सिर पैर की हो गई है, जो भी मन में आ रहा है वो कर रही है, कोई जवाबदेहिता नहीं बची है। तो इन दोनों के बीच में अगर सबसे बड़ा अंतर देखा जाए तो यही है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, एनटीए एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पे है। मतलब माना जा सकता है कि एनजीओ के तौर पे है, जहां पे इसकी एक जवाबदेहिता सीधे सीधे सरकार की हो गई है, किसी संविधान की नहीं हो गई है, संवैधानिक संस्था के तौर पे नहीं है, सरकार की है। सरकार ने इसको रजिस्टर कराया है। अब इसके ऊपर जो भी आरोप लगेंगे वो सरकार के ऊपर लगेंगे। सरकार जो भी रूलिंग पार्टी में रहेगी उसकी सरकार इसको देख रही है, मतलब कि मंत्रालय इसको देखेगी। तो ये इन दोनों में अंतर है, जिसकी वजह से इसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक के तौर पे देखा जाता है कि अगर आने वाले टाइम में देश में एनटीए के थ्रू एग्जाम को सुचारू रूप से कराना है तो एनटीए को भी एक संवैधानिक दर्जा देना होगा। अगर नहीं संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, कम से कम एक वैधानिक दर्जा तो दे ही सकते हैं। हम एक स्टैट्यूटरी लॉ के तौर पे इसको देख सकते हैं कि हाँ, एक पंजीकृत सोसाइटी न होकर के एक इसको लीगल आइडेंटिटी के तौर पे रख सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे इसको बना सकते हैं। हाँ, संवैधानिक संस्था बनाने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में है। दूसरी बात अगर देखें तो यूपीएससी में और एनटीए के एग्जाम में दूसरी सबसे बड़ी कमियां क्या हैं। एनटीए की एग्जाम, यहाँ पे एनटीए एक माना जाए तो जितने भी संस्थाएं पेपर लीक या फिर री एग्जाम की घटनाएं आ रही है उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एनटीए को सिर्फ एनटीए के तौर पे मत देखिए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूपीएससी में अगर देखा जाए तो वहाँ पे पेपर लीक के लिए कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है। वहाँ पे अपना खुद का एक ढांचा है, एक प्रशासनिक ढांचा अपना खुद का बना रखा है उन्होंने। उनके पेपर पैटर्न को लेकर के, पेपर कहाँ बनना है, पेपर कहाँ भेजना है, पेपर किन किन प्रिंटिंग प्रेस में बनना है, ये सभी चीज़ें उनके एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता है, फिक्स होता है। लेकिन एनटीए और अदर संस्थाएं क्या कर रही हैं, एक थर्ड वेंडिंग पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, थर्ड वेंडर के तौर पर देखती हैं कि हाँ, हमें इस बंदे से अपना पेपर बनवाना है,
क्वेश्चन पेपर को लेना है, इस बंदे से हमें प्रेस करवाना है, प्रिंटिंग प्रेस में देना है, इससे लेकर के हम लॉजिस्टिक का यूज करके हम यहाँ से वहाँ भेजेंगे, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा हमें क्या करना है। अगर ये जो थर्ड पार्टी वाला काम है, अगर सभी संस्थाएं जो भी एग्जाम ले रही हैं इस चीज़ को अगर ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर की जो गोपनीयता है उसको बना के रखेंगे, प्लस पेपर की एक क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी कि हाँ पेपर एक लेवल का मतलब कि सुरक्षित है, सुरक्षा के तौर पे उसको माना जाएगा। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रखता है कि अपना एक प्रशासनिक कैडर रखा है अस्थायी रूप से, वो प्रशासनिक कैडर जो है अस्थायी रूप से जो भी प्रशासनिक है वो हर एक मामले को तत्काल देखता रहता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे गड़बड़ ना हो, उस चीज़ को हमेशा देखता रहता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वही प्रश्न पत्र की बात जो आती है, प्रश्न पत्र में अगर यूपीएससी का देखा जाए तो यूपीएससी के प्रश्न पत्र लीक न होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जहां से भी पेपर को बनवाते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर को लेते हैं, जिस भी प्रोफेसर से लेते हैं, जिस भी टीचर से लेते हैं, उस टीचर को पता ही नहीं रहता कि मैंने किसके लिए पेपर बनाया है, कौन से एग्जाम के लिए पेपर बनाया है, या फिर मेरा ये पेपर किसी एग्जाम में आएगा भी कि नहीं। मान लेते हैं कि जैसे यूपीएससी के पेपर में अगर 100 क्वेश्चन को बनाना है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी उनके संपर्क में रहेंगे, यूपीएससी के संपर्क में 10 टीचर, 12 टीचर, 15 टीचर, जो भी प्रोफेसर रहेंगे, 20 टीचरों से उन्होंने एक एक दो क्वेश्चन ले लिया। अब उस क्वेश्चन को अगर लेना हुआ ठीक है, नहीं तो 50 प्रोफेसरों से ले लिया, एक एक दो क्वेश्चन ले लिया, उसमें से सेलेक्ट करके किसी 10 क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में डाल दिया। लेकिन एनटीए इस चीज़ को नहीं कर रहा है। एनटीए में पेपर लीक, इस बार का अगर पेपर लीक का देखा जाए तो जो प्रोफेसर वहां पे गए थे पेपर बनाने के लिए, उन्होंने ही पेपर को लीक किया। क्या ये चीज़ एनटीए नहीं कर सकती, या फिर दूसरी संस्थाएं नहीं कर सकती कि हाँ हमारे पास में तो प्रोफेसर बहुत सारे हैं, तमाम यूनिवर्सिटी है हमारे पास में, तमाम कॉलेजेस हैं हमारे पास में, वहाँ से 10 टीचरों को लेकर के 50 टीचरों को लेकर, या फिर हमें 100 ही क्वेश्चन बनाने हैं तो हम 100 अलग अलग प्रोफेसरों से लेकर के एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आप हमें दे दीजिए, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन। पेपर अगर कोई भी लीक करेगा तो एक क्वेश्चन गया हमारा, और अलग अलग प्रोफेसर को पता भी नहीं रहेगा कि हाँ क्या हमारा पेपर आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता, आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन एनटीए इस व्यवस्था को नहीं करती। यूपीएससी इस व्यवस्था को लगातार फॉलो अप कर रही है कि हाँ हमारे पास में इतने क्वेश्चन हैं, हम 10 प्रोफेसर, 20 प्रोफेसर, 50 प्रोफेसर जितने भी रहेंगे, हम अलग अलग प्रोफेसरों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के अपने हिसाब से उसको मर्ज करेंगे, अपने हिसाब से उसको सफल करके प्रिंटिंग प्रेस में देंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो कि यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। एनटीए में खुद का पेपर पैटर्न को एक बना लिए हैं, 10 टीचरों को बुला करके उसको हैंडल करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर वहाँ पे दिक्कत आनी श्योर है। तो ये चीज़ें एनटीए को या फिर जो भी एग्जाम ले रहे हैं उनको सुधारनी होगी। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो एक जो लॉजिस्टिक की व्यवस्था है यूपीएससी का, अगर देखा जाए तो यूपीएससी की अपनी खुद की व्यवस्थाएं हैं, कि सिक्योरिटी गार्ड को रखा है, पुलिस प्रशासन को भी ले रहा है, या फिर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो आर्मी को भी ले रहा है। जैसे एनडीए या सीडीएस वगैरह का पेपर कराया जा रहा है तो उसमें आर्मी की भी मदद ली जाती है यूपीएससी द्वारा। प्लस अपनी खुद की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के तहत पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। एक सिक्योरिटी, एक मतलब कि प्रॉपर सिक्योरिटी के तहत पेपर को स्टूडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन एनटीए या फिर अदर संस्थाएं क्या कर रही हैं, पेपर प्रिंटिंग प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा है, कोई एक थर्ड पार्टी प्रिंटिंग प्रेस है, उनको नहीं पता है कि हाँ ये हमारे साथ काम करे, ठीक है आप बिडिंग लगाइए, आप हमारे साथ काम कीजिए, ऐसी उनकी व्यवस्थाएं हैं। उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, किसी थर्ड पार्टी प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने पेपर छपवाया, किसी थर्ड पर्सन को उन्होंने बिडिंग के तहत लाइसेंस दे दिया कि हाँ वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस को उठा करके प्रिंटिंग प्रेस के पास से आपको पेपर उठा करके इस कॉलेज में ले जाकर पहुँचाना है, और किसी थर्ड पर्सन को वहाँ पे लगा दिया कि इस कॉलेज से आपको 10 कॉलेजों में पेपर को बांटना है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पार्टियों को लगा रखा है, थर्ड पार्टी को, ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यदि एक ही व्यक्ति पूरे सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है कि हाँ हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो वहाँ पे लीक की संभावनाएं कम होती हैं। पेपर हमेशा एक शुचिता बनाए रखेगी। लेकिन इन सब जगहों पे क्या है, नहीं, हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, थर्ड पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, उस चीज़ को स्क्रूटनी के तौर पे सिर्फ पेपर वर्क रह जाता है कि हाँ पेपर पे हमने प्रॉपर तरीके से काम कर लिया, क्या हुआ कैसे हुआ उसकी कोई जवाबदेहिता नहीं रहती, कोई जवाबदेहिता नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक के तौर पे देखा जा सकता है।
तो निजी निर्भरता को हटाना पड़ेगा। एक जो प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया है ना, कि हाँ सब चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, पीपीपी मॉडल चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं इसको कम करना पड़ेगा कि हाँ पीपीपी मॉडल को थोड़ा सा हम कुछ कुछ क्षेत्रों पे कम करें। जहाँ पे बात हमारी गरिमा किया जाए, हमारे सम्मान की बात आ जाए, वहाँ पे पीपीपी मॉडल को कम करना होगा। तीसरा मॉडल अगर देखा जाए तो फिल्टर मॉडल। फिल्टर मॉडल हालांकि कई सारे एग्जाम में नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। यूपीएससी क्या करता है कि कई सारे लेवल पे स्टेप पे एग्जाम लेता है, प्री लिया, मेंस लिया, इंटरव्यू लिया, उसमें कई जगह पे फिल्टर करता रहता है। एनटीए का अगर देखा जाए फिर, या फिर अदर एग्जाम का देखा जाए, तो वहाँ पे क्या रहता है कि उनका एक ही एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में भी इस हिसाब से लोगों का अपना जद्दोजहद बना रहता है कि मेरा बच्चा हो जाए, मेरे सगे संबंधी हो जाए, या फिर मेरे रिलेटिव के पास में ऐसा ऐसा सोर्स है, हम वहाँ पे से सोर्स लगा करके अपने बच्चे को करा लेते हैं। तो तमाम चीज़ें एक ही एग्जाम में आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा फायरवॉल बना रहता है, जो मजबूत ढांचा रहता है, वो ढह जाता है उसमें। तो इसके ऊपर भी कार्य करना होगा कि हाँ हमें किस स्टेज में लेके जाना है, कैसे कैसे एग्जाम को कराना है, उस पर भी हमेशा ध्यान रखना होगा। तो फिल्ट्रेशन की व्यवस्था जो यूपीएससी कर रहा है, ठीक है आपके पास में सिर्फ एक स्टेज की एग्जाम है, लेकिन उस एक स्टेज को अपना ऐसा बनाइए कि हाँ ये हमारा 4 स्टेज 5 स्टेज जैसा हो गया है, हम इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक के तौर पे इसको भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा वही जो कंपेरिजन कर रहे हैं अगर, तो हमारा सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यूपीएससी के पास में भी जितने बच्चे देते हैं, हालांकि अगर पेपर की बात किया जाए तो यूपीएससी में फॉर्म जो भरते हैं 10 से 15 लाख के पास आसपास एवरेज बच्चे फॉर्म भरते हैं। यूपीएससी 10 से 15 लाख की व्यवस्था करता है, पेपर न देने वालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। 5 से 7 लाख बच्चे पेपर देते हैं, कभी कभी उससे भी कम रेशियो हो जाता है, लेकिन यूपीएससी ने अपनी व्यवस्था तो पूरा किया ना। ऐसा तो है नहीं कि 15 लाख ने फॉर्म भरा तो उसको आइडिया है कि हाँ 5 ही लाख पेपर देंगे, हम 5 लाख के सेंटर देंगे। सेंटर सबको अलाट होता है, सब जगह बच्चे भी जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ भी है, लेकिन एनटीए या फिर अदर एग्जाम में एक सबसे बड़ा रोना रोया जाता है अव्यवस्थाओं का, कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास में, हम कैपेबल नहीं है, मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से एक प्राइवेट वेंडर के पास जा रहे हैं। यूपीएससी के जो भी एग्जाम होता है लगभग 90% गवर्नमेंट कॉलेजों में होता है, या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में होता है। बच्चे खुचे जो प्राइवेट कॉलेज रहते हैं उनकी एक रेपुटेशन होती है, तभी वहाँ पे भेजा जाता है। विदाउट रेपुटेशन वहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता कि हाँ हमारे एग्जाम के ऊपर दाग लगे। लेकिन अदर्स एग्जाम जो होते हैं, किसी गाँव में खेत में बना हुआ स्कूल है जहाँ पे न बिजली है, न पानी है, न वहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे सेंटर भेज दिया जाता है। बच्चे किस हिसाब से वहाँ पे पेपर देते हैं शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस हिसाब से कब तक देखेंगे, और बाद में बताते क्या हैं, इतने ज़्यादा बच्चे थे हमारे पास में अव्यवस्था थी। किस बात की व्यवस्था, कैसे विश्वगुरु बनेंगे हम? क्या हमारे पास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी ख़त्म है? अकेले अगर बात किया जाए तो दिल्ली, यूपी या फिर बिहार का कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं? अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी सभी राज्यों का अगर चालू कर दे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का एग्जाम तो वही करा देंगी। बाकी जितने बच्चे हुए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, उन सब में व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो ये दूर दराज क्षेत्रों में जा करके सरकारी स्कूलों से अलग हट करके प्राइवेट वेंडरों को दे करके, प्राइवेट टीचरों को दे करके ये कराने की क्या ज़रूरत है? तो इस चीज़ पे जरूर देखना चाहिए। जैसे सीबीटी एग्जाम की बात किया जाए, एसएससी लगातार सीबीटी एग्जाम करा रहा है लेकिन फेल है, तो एसएससी के पास में 1000 कमियां आ जाती हैं। एसएससी प्रॉपर तरीके से अपने काम को न करके वो भी अपने मार्ग से हटता है, मात्र इसलिए कि हमारे पास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है, आपके पास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उस एग्ज़ाम को 1 महीने 1.5 महीने कराते भी तो हैं। रेलवे के एग्ज़ाम देखा जाए, रेलवे अभी एग्ज़ाम कराया है, लगभग 1.5 महीने एग्ज़ाम चले हैं। एसएससी के एग्ज़ाम होता है लगभग 1 महीने 1.5 महीने एग्ज़ाम चलते हैं। तो उतने समय में तो आप करा रहे हैं। यूपीएससी उसी चीज़ को 8 से 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी कैपेबिलिटी रहती है, हर साल के एग्ज़ाम का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बदलते रहते हैं, उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं तो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या हम 8 लाख 10 लाख बच्चों का एक दिन एग्जाम नहीं करा सकते? और यूपीएससी एक लिमिटेड सेंटर होते हैं, अपने सेंटर को निर्धारित कर देता है कि इस जिले में ही जाएंगे, मैक्सिमम जिले ही वहाँ से डिस्कार्ड रहते हैं। यहाँ पे हर जिले में एग्जाम कराने के बावजूद ये कंडीशन है कि उनके पास में व्यवस्थाएं नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो व्यवस्थाओं के साथ खेल रहे हैं, वो एक प्रशासन का मजाक उड़ा रहे हैं। वहाँ पे जो लाल फीताशाही बनी हुई है ना, उस चीज़ को तोड़ना होगा।
और ये सबसे गंभीर विषय आज के डेट में बना हुआ है। तो यूपीएससी को सीखना होगा, यूपीएससी से सीखना होगा, यूपीएससी को नहीं, यूपीएससी से सीखना होगा, एनटीए हो या फिर कोई भी एग्जाम संस्था, उसको यूपीएससी से सीखना होगा कि हाँ, हमें इस हिसाब से पेपर पैटर्न रखना होगा, इस हिसाब से पेपर को कराना होगा, या फिर अपनी व्यवस्थाओं को इस हिसाब से बढ़ाना होगा ताकि बाद में या फिर फ्यूचर में कभी भी हमारे ऊपर दाग न लगे। और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान देखा जाए तो किसका माना जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्थाओं का। वो तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी का एक सबसे बड़ा मामला अगर देखा जाए तो 2017 में सफ़ीर करीम का मामला आया था। सफ़ीर करीम का मतलब कि ये चयनित थे, यूपीएससी एग्जाम इन्होंने 2014 में शायद इन्होंने निकाला हुआ था, 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे ये, 2014 बैच में इन्होंने निकाला था। दोबारा अपने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, आईपीएस थे, इनको आईएएस बनना था, ये फिर से एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन डिजिटल गैजेट्स के साथ लैस होकर के ये एग्ज़ाम सेंटर पे गए, वहाँ पे पेपर दे रहे थे और बाहर इनकी जो वाइफ थी वो बैठ करके पेपर को सॉल्व कर रही थी। पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद में इनको तत्काल सेवा से वंचित कर दिया गया, इनकी आईपीएस रैंक वापस ले ली गई, इनको यूपीएससी से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया ये। और ये व्यवस्थाएं अगर देखी जाए आज के डेट में किसी भी एग्जाम में नहीं है। हाँ, नकल माफियाओं के ऊपर है, परीक्षा लीक करने वालों के ऊपर है, लेकिन जो परीक्षा लीक कर रहा है, मतलब कि जो नकल कर रहा है अभ्यर्थी, उसके ऊपर क्या है कि आपको इस एग्जाम से बैन किया जाता है। अरे बैन किया, आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लीजिए कि आप फ्यूचर में किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकते, किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंटर का आप एग्जाम नहीं दे सकते, किसी भी लेवल का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको हमेशा के लिए बैन किया जाता है, आपको इतने साल की जेल की सजा या फिर इतना जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ ठीक है, आप इतने साल के लिए नहीं, और 2-4 महीने 6 महीने जेल रहते हैं, फिर बाहर निकल कर फिर उसी ढर्रे में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक कार्रवाई करनी होगी। यूपीएससी जिस हिसाब से तत्काल कारणों से आ करके पेपर को देखता है, उसके बाद तो फिर एनालिसिस करके तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करता है, उस तरीके से सीखना होगा। एक दूसरा मामला अगर देखा जाए तो पूजा खेड़कर का, अभी कुछ समय पहले की बात है, पूजा खेड़कर का। पूजा खेड़कर एक आईएएस ट्रेनी थी, लेकिन ये गलत तरीके से, गलत अपने सर्टिफिकेट लगा करके या फिर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट इन्होंने गलत तरीके से लगाया था, उसके बाद तो फिर आईएएस बन गई थी। ये मामला यूपीएससी के पास गया, यूपीएससी ने इनको तो सुविधाओं से वंचित किया, मतलब कि व्यवस्था से निकाला ही निकाला, प्लस तत्काल एक ऐसी स्क्रूटनी व्यवस्था ला दी कि प्री में, मतलब कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसी टाइम में ही उनको तमाम कागजात दिखाने पड़ेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा करके तब वो कहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो ये उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो तत्काल कार्रवाई के लिए ना तो एनटीए कुछ कर रहा है, ना तो जितने भी एग्जाम लेवल हैं वो कोई भी इस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें हमेशा देखना होगा, सुधार लाना होगा। जैसे कि एक रैंकिंग निकाली जाती है, हर एक नीति आयोग, हर एक स्टेट की एक रैंकिंग निकालता है नीति आयोग का, वहाँ पे हर स्टेट का अपना कंपेरिजन किया जाता है कि हाँ यूपी से अच्छा, एमपी से अच्छा, बिहार से अच्छा कौन कौन से राज्य हैं, या फिर उत्तराखंड से बढ़िया कौन है, दिल्ली से बढ़िया कौन है। ये जो स्टेट की रैंकिंग निकलती है उसी हिसाब से एग्जाम की रैंकिंग निकाला जाए कि कौन से बोर्ड का या फिर कौन से स्टेट का एग्जाम काफ़ी सुचारू रूप से चला, ऐसी भी एक रैंकिंग निकाली जा सकती है। उस चीज़ को देखा जाए कि हाँ हमें इसमें भी सुधार लाने हैं। यूपीएससी सबसे टॉप मोस्ट पे है, हमें यूपीएससी को फॉलो करना होगा कि इसमें लीक की संभावनाएं नहीं है, ना तो कोई बवाल हो रहा है, उन सभी चीज़ों को हमें देखना होगा। तो हमें तत्काल तरीके से उसको फॉलोअप करना होगा, चाहे एनटीए हो चाहे किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम, स्पेशली यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, सभी जगहों पे तो लीक की घटनाएं हो रही हैं, सभी को सीखना चाहिए। और दूसरे, हर एक अथॉरिटी को एक रिस्पॉन्सिबल होना है, रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा, अपनी जवाबदेहिता को बढ़ानी होगी, अपने संस्था की शुचिता को बढ़ाना होगा, पारदर्शिता को बढ़ाना होगा। जब तक ये सभी चीज़ें उस संस्थान में नहीं आ रही हैं तो ये घटनाएं हमेशा चलती रहेंगी। कोई भी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या फिर एग्जाम कंडक्ट ही कराए जा रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में उस एग्जाम का ऑडिट कराया जाना चाहिए कि हाँ इस एग्जाम का ऑडिट में कितना पैसा खर्च हुआ, किस सेंटर पे कितना पैसा दिया गया, बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आए हैं। जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक ये लाल फीताशाही हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो इस एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का एक ऑडिट करना जरूरी है। यूपीएससी का एक ऑडिट भी होता है जो कि संसद में पेश किया जाता है, सभी एग्जाम की एक ऑडिट कराई जाती है, तब उनकी एक जवाबदेहिता तय होगी। अभी तो निरंकुश है, एनटीए का ही संस्था देखा जाए तो निरंकुश है, सरकार जो कह रही है, सरकार जो सुन रही है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को बनाना जाना चाहिए। और यूपीएससी को कहीं ना कहीं अपने आप को जिस लेवल पे ले गया है,
उस लेवल पे और एग्ज़ाम को ले जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा एक प्रयत्न करेंगे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि यूपीएससी से अदर एग्जाम वालों को, अदर सेंटर वालों को, अदर स्टेट को, अदर संस्थाओं को सीखना चाहिए। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोल दिया है। आप लोगों की इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। बाय।